हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीवी लॉ क्लासेस। आज हम अपना दूसरा सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जो है कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले हमने क्रिमिनल लॉ के लेक्चर्स देख लिए हैं, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन पे आगे बढ़ेंगे। और ये आपके स्टैटिक जीके और आपके लॉ दोनों का पार्ट है एज अ पॉलिटिकल साइंस, और साथ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो वो है। तो इस पे हमें ज़्यादा ध्यान देते हुए चलना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे दो पोर्शंस को कवर करता है। तो चलिए इसी नोट पे हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन की पहली क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है क्या। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लैटिन, जो लॉ की सारी लीगल मैक्सिम्स हैं, जो टर्म्स हैं, वो सब लैटिन से आई हैं। ये हमने पहले भी देखा, क्रिमिनल लॉ की भी और बाकी सब जितने भी लॉ हैं वो लैटिन, उससे टर्मिनोलॉजी उसकी निकली है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन कितने सेक्शंस, कितने पार्ट और कितने शेड्यूल्स में डिवाइडेड है, इसे भी आपको, अभी हम बिल्कुल फैक्चुअल चीजों की बात कर रहे हैं जो आपसे जैसे का तैसा सेम टू सेम पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले आता है एक प्रियम्बल है, और इसके जो सेक्शंस हैं उन्हें 22 पार्ट में बांटा गया है, 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और इसके साथ 12 शेड्यूल्स भी हैं और 395 आर्टिकल्स हैं। तो ये जो इसका वो है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ फैक्चुअल चीजों की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अब आप लॉ को परस्यू कर रहे हैं एज एन कैरियर ऑप्शन। तो अब आपको ये सब चीजें बिल्कुल पता होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉ की नींव है, यहीं से सारे लॉ निकलते हैं, यहीं से सारे लॉज को वैलिडिटी मिलती है। तो इसे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देके पढ़ना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे सुप्रीम लॉ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई लॉ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी लॉ अफेक्ट करता है, कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपने आप को नहीं अगर वो कर रहा है, तो वो लॉ वैलिड नहीं माना जाएगा। उसे कोर्ट अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए या गवर्नमेंट अपनी लेजिस्लेटिव पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हटा देगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सुप्रीम लॉ है हमारी कंट्री का। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात कर ली है कि कितने पार्ट में डिवाइडेड है, कितने सेक्शंस हैं, इसमें कितने शेड्यूल्स हैं, और बाकी सारी चीजें भी हमने देख ली हैं। तो इसमें सबसे पहले जब हम फंडामेंटल राइट के सेक्शंस की बात करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब भी आपने सिविक्स पढ़ना शुरू किया होगा, पॉलिटिकल साइंस पहली बार आपके सामने आया होगा, तो हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहाँ पे हैं? वो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में दिए गए हैं। और बाकी जो शेड्यूल्स की बात की हमने, हम ये तो समझ गए कि 22 पार्ट्स में 395 सेक्शंस हैं, लेकिन इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स भी ऐड किए गए हैं। तो उसकी क्या रीजनिंग है, क्यों ऐड किए गए हैं? तो इन सेक्शंस को, इन पार्ट्स को समझने के लिए एक सप्लीमेंट्री डिटेल्स होती हैं, जहाँ पे उन चीजों को लेके कैसे उनको काम करना है, कैसे क्या करना है, वो डिसाइड किया जाता है। तो जैसे एक शेड्यूल है जो ओथ्स के बारे में बताता है, कि एक है जो बताता है सैलरी के बारे में, अलाउंसेस के बारे में बताता है। तो ये सारे शेड्यूल्स हैं, ये अलग अलग 12 शेड्यूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। इन पे हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अभी हमें कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर पता चल गया कि क्या क्या चीजें हैं, किन चीजों से मिलकर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है। यहाँ मैं जब भी कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। मैं शुरू में ही अपने आप को क्लियर कर देता हूँ इस चीज को लेके। तो चलिए हम कुछ और फैक्चुअल चीजें देखते हैं शुरुआत में, जिससे हमें आइडिया लग सके कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्सेस क्या है, कहाँ कहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। तो इसमें सबसे पहले आप जान लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नींव है, वो बेस है, उसी के ऊपर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है। उसी के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करके, मॉडिफाई करके और रीडिफाइन करके, जो चीजें कॉलोनियल एरा की थी, जो ब्रिटिश टाइम की बुरी चीजें थी, उन्हें हटा के, लेकिन फ्रेमवर्क वही है। तो भले यहाँ पे नहीं मेंशन है, लेकिन आप ये चीज याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो ब्रिटिश टाइम में था, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेस लाइन है, ऐसे समझ लीजिए। तो कौन सी कंट्री ने वो एक्ट बनाया था? वो थी यूके। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बहुत सारी चीजें अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ली हैं।
जैसे कि हमारा जो सेरेमोनियल हेड है वो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे रियल पावर्स नहीं है। यूएसए आप देखेंगे तो वहां पे प्रेसिडेंट सबसे ज्यादा पावर होल्ड करता है, तो हमारे यहाँ पे सेरेमोनियल पोस्ट होती है। कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये सारी चीजें हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं। बाई कैमरल पार्लियामेंट, तो बाई कैमरल पार्लियामेंट का मतलब होता है कि दो हाउसेज हैं, राज्यसभा और लोकसभा, तो ये बाई कैमरल हो गया। और डोमिनेंस ऑफ लोअर हाउस यानी कि लोकसभा, अपर हाउस यानी कि राज्यसभा। तो लोअर हाउस की डोमिनेंस क्यों है? क्योंकि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अभी जैसे कि इलेक्शन हमारे कंट्री में हुआ है, तो वो लोअर हाउस में सब लोग चुन के जाएंगे और वो डोमिनेंस होल्ड करते हैं। किस सेंस में करते हैं, क्या करते हैं, ये हम आगे अलग अलग टॉपिक में डिस्कस करते रहेंगे। मिनिस्टेरियल अकाउंटेबिलिटी टू लोअर हाउस, तो जो भी प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट होती है वो लोअर हाउस को लेकर रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर वो लोअर हाउस में अपनी जो नंबर्स हैं वो खो दे तो उनको वहां पे रहने का कोई राइट नहीं रहता, तो उनकी गवर्नमेंट चली जाएगी। स्पीकर का कॉन्सेप्ट भी जो है लोकसभा के वो यूनाइटेड किंगडम से ही आया है। सिंगल सिटीजनशिप का भी कॉन्सेप्ट वहीं से लिया गया है। और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो मिलते हैं हमारे मिनिस्टर्स को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, वो सारे प्रिविलेजेस भी हमने यूके से लिए हैं। लेकिन हमने और भी बहुत कंट्रीज से बहुत कुछ लिया है, तो ये सारी चीजें फैक्चुअल हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ये जैसी हैं बिल्कुल उसी तरीके से। तो चलिए अगली कंट्री देखते हैं। ये दूसरा कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वहां से हमने कौन कौन सी चीजें ली हैं? तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ अ स्टेट है, बस वो नॉमिनल हेड है, और अमेरिका में वो रियल हेड है। और स्टेट के प्रोविजन है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है तो वहां पे जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है कि अलग अलग स्टेट्स में बचा हुआ है, तो हमारे यहाँ उसको लेके जो प्रोविजन है वो भी वहां से लिए गए हैं। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि PIL, जुडिशियल रिव्यू, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिए हैं? यूएसए से लिए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए हैं। रिमूवल होता है जो हाई कोर्ट के जजेस का, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, उसका जो प्रोसीजर है वहीं से लिया गया है। प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर होता है आर्म फोर्सेस का, ये कॉन्सेप्ट वहीं से लिया गया है। लेकिन हमने प्रेसिडेंट को लेके जो भी कॉन्सेप्ट लिए हैं वो एक नॉमिनल हेड के सेंस में लिए हैं, जहाँ पे वो ऑथराइज करता है, सिग्नेचर करता है, लेकिन जो रियल पावर होती है वो गवर्नमेंट और उसकी कैबिनेट में होती है। तो फंडामेंटल राइट्स, ये चीज हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ली है, क्योंकि उनका जो फंडामेंटल राइट का उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ही कंसाइज है, यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो फंडामेंटल राइट्स आप हमारे देखेंगे तो वो भी काफी कंसाइज और काफी क्रिस्टल क्लियर बातें करते हैं, तो ये इंस्पिरेशन भी यूएसए से ली गई है। लिया गया है का मतलब ये नहीं है कि जैसे का तैसा उसे कॉपी कर दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इंस्पिरेशंस है जिससे हमने अपनी सिचुएशन और अपने घर की जरूरतों के हिसाब से जिसको हमने नया रूप देके कॉन्स्टिट्यूशन में वो किया है। प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट भी वहीं से लिया गया है, और प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होता है वो भी वहीं से लिया गया है। अब हमने जजेस के रिमूवल की बात की और प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की बात की। दोनों दिखने में सेम चीजें हैं पर दोनों चीजें अलग हैं। प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है और इम्पीचमेंट की टर्म से प्रेसिडेंट के साथ यूज की जाती है। बाकी सारी पोस्ट से जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लोगों को हटाते हैं तो वो रिमूवल कहा जाएगा, इम्पीचमेंट नहीं। और भी कई कुछ देश हैं, जैसे आयरलैंड से हमने क्या लिया गया है, तो आयरलैंड से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ली गई है वो है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि क्या है कॉन्सेप्ट और क्यों है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो प्रोसीजर है इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। ये भी लिया गया है आयरलैंड से। और प्रेसिडेंट जो राज्यसभा में कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करने की उसके पास पावर होती है, तो वो भी आयरलैंड से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है ये देखना है, तो कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट। तो ये तीन अलग अलग लिस्ट दे रखी हैं, तो उसमें एक स्टेट की लिस्ट है, एक सेंटर की लिस्ट है, लेकिन एक कंकरेंट लिस्ट भी है। तो स्टेट क्या क्या काम कर सकता है, उसकी क्या पावर्स हैं, सेंटर क्या क्या काम कर सकता है, उसकी क्या पावर्स हैं, और जो पावर स्टेट या सेंटर दोनों वो कर सकते हैं हमारे कंट्री में, वो है हमारी कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट। ये भी हमारे आगे पढ़ने में आएगी। प्रियम्बल की लैंग्वेज जो है उसका इंस्पिरेशन एक तरह से ऑस्ट्रेलिया से देखा जा सकता है, पर आपके लिए जानना जरूरी है कि कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, कि किसी चीज पे एक राय नहीं बन पा रही है अगर,
तो दोनों हाउस की एक सिटिंग होती है, कॉमन सिटिंग होती है, ज्वाइंट सिटिंग होती है, और वहां पे उस चीज को, उस बिल को पास कराया जाता है। उस प्रोसीजर को ले डाउन ऑस्ट्रेलिया से किया गया है। जापान से क्या लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो ऑपरेशंस होते हैं, वर्क होता है, उसका जो लीगल फ्रेमवर्क है वो कैसा होगा, ये हमने जापान से लिया है। कनाडा से क्या लिया है, कनाडा से हमने फेडरल स्ट्रक्चर स्कीम ली है। क्योंकि यूएसए में जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि हर स्टेट के पास ज्यादा पावर है, ज्यादा इंडिपेंडेंस है, और वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, लेकिन वो स्टेट्स के विल पे है। लेकिन इंडिया जो है वो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, लेकिन स्टेट्स इससे अलग नहीं हो सकते। तो ये स्कीम हमने कनाडा से ली है। इस तरीके का जो हमारा सिस्टम है। और सेंटर स्टेट्स के बीच पावर को कैसे डिवाइड किया जाए, ये भी हमने कनाडा से लिया है। सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को जो एडवाइस देता है, ये भी हमने लिया है, कनाडा से लिया है। तो ये सारे फैक्ट जो हैं आपको याद करते हुए चलना है। और आगे हम देखते हैं कुछ कंट्रीज जो बची हुई हैं। जर्मनी से क्या लिया गया है, तो जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है वेमर कॉन्स्टिट्यूशन इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे जब इमरजेंसी लगती है, उससे फंडामेंटल जो हमारी राइट्स हैं उनको हम सस्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि कंट्री में एक तरह की इनस्टेबिलिटी है। तो ये किस तरीके से इस प्रोसेस को बनाया जाए, इसकी इंस्पिरेशन जर्मनी से ली गई है। साउथ अफ्रीका से लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का क्या प्रोसीजर है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नई चीज डालना या कॉन्स्टिट्यूशन से किसी चीज को हटाना। तो कुछ ऐड या कुछ सब्सट्रैक्ट करने का अगर कुछ है, तो वो हमने लिया है साउथ अफ्रीका से कि अमेंडमेंट कैसे होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। फॉर्मर यूएसएसआर, अभी का रशिया और सोवियत कंट्रीज जो बाकी हैं, एक्स सोवियत कंट्रीज, वहां से हमने क्या लिया है। तो पहला कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो वो क्योंकि एक कम्युनिस्ट नेशन है, तो वहां पे अपनी ड्यूटीज को लेके काफी स्ट्रिक्ट वहां के कॉन्सेप्ट हैं। हमने उस स्ट्रिक्ट सेंस में ना लेके उन्हें इंक्लूसिव तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट हमने यूएसएसआर से लिया है। 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट था, अब तो नीति आयोग आ गया है, लेकिन अभी कुछ समय पहले तक 5 ईयर प्लान्स के बेस पे हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी सारे प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट के प्लान्स, स्कीम्स ऐसे चलते थे। और उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ये भी वहीं से लिया गया है। और सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को जो प्रियम्बल में जगह दी गई है, वो भी यूएसएसआर से दी गई, क्योंकि वो एक सोशलिस्ट तरीके की नेशन थी। तो अभी तक हमने यहाँ पे जो सारी चीजें देखी हैं वो सिर्फ फैक्ट्स हैं, लेकिन ये फैक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। इन फैक्ट्स के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो इन चीजों की आप लिस्ट बना के, क्योंकि बहुत ज्यादा 15, 20, 25 पॉइंट्स हैं अलग अलग कंट्रीज से जो लिया गया है, उसमें भी यूके और यूएसए, ये कुछ 2 मेन कंट्रीज हैं जिससे आता है। तो इन कंट्रीज को आप उस हिसाब से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कहाँ से क्या लिया गया है। जैसे आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए गए हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। मतलब ये एक कंडीशन है, प्री रिक्विजिट है, आपको याद होना चाहिए। तो इन चीजों को मैं उम्मीद करता हूँ आप याद करेंगे। अब इसके बाद हम कुछ कॉन्सेप्चुअल लेवल की चीजें देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स क्या हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कैसा, बना कैसे, क्या क्या उसकी चीजें हैं। तो हम इसका नेचर समझेंगे, और इसके अगले लेक्चर में जब हम बात करेंगे तो हम सीधे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हैं, कौन से सेक्शंस में हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, वो बातें करेंगे। तो बेसिक फीचर्स क्या है, तो सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये फ्लेक्सिबल भी है पार्टली, और पार्टली रिजिड भी है। ये जब हम इसके अलग अलग सेक्शंस और पार्ट पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें मतलब ये अपने आप को पूरा मॉडिफाई भी कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्टेबल रहेंगी। जैसे मान लीजिए आपके फंडामेंटल राइट्स ही हो गए, तो कुछ चीजें इसमें हैं जो रहेंगी, जिनको आप बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो वो इसकी रिजिडिटी है। बाकी मोर और लेस आप सारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, प्रोविजंस कर सकते हैं। इस पे हम अलग अलग केस लॉज हैं, अलग अलग चीजें हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे जब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम आगे बढ़ेंगे। फेडरल और यूनिटरी सिस्टम के प्रोविजन है, मतलब इंडिया स्टेट्स भी हैं यहाँ पे अलग अलग, उनकी गवर्नमेंट्स हैं, उनके पास अपनी पावर है, लेकिन एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी है जिसके पास स्टेट से थोड़ी ज्यादा पावर है, और अलग चीजें उसके हाथ में, दोनों के अपने अपने रोल्स हैं। तो इस तरीके से इसे बांटा गया है। और ये सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ऐसा हमारे प्रियम्बल में लिखा गया है। सॉवरेन यानी कि हम खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने उसके हिसाब से चलने वाली कंट्री है। हमारे ऊपर कोई दूसरी कंट्री नहीं है, ना ही हम किसी की अथॉरिटी मानते हैं किसी और कंट्री की। हमारी अथॉरिटी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है,
जिससे बाकी चीजें निकली हैं, बाकी सारा सिस्टम निकला है, गवर्नमेंट निकली है, हमारी जुडिशियरी निकली है, हर चीज निकली है। तो सिंपल है, हम एक सॉवरेन नेशन है। सोशलिस्ट नेशन है क्योंकि हम सोशलिज्म को मानते हैं। सेक्युलर नेशन है क्योंकि हम रिलीजन के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। डेमोक्रेटिक नेशन है क्योंकि यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। रिपब्लिक है क्योंकि हम स्टेट्स का एक यूनियन है, रिपब्लिक है। तो ये चीजें हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन ने बताई हैं, इसलिए हम जानते हैं। ये हमने अपने दिमाग में नहीं सोचा है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है अलग अलग जगहों पे। तो इससे हमारी कंट्री की एक आइडेंटिटी बनती है। तो हर कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो उस कंट्री की एक आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करता है। तो यहाँ पे हम इसके फीचर्स जब देखेंगे तो कैसे कैसे हमारी कंट्री हमारे डेली बिजनेस को ये डिफाइन करता है, कैसे सारी चीजें जो चल रही हैं उनके नीचे नींव में रखा हुआ एक हमारी किताब है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो बेसिक फीचर्स और क्या क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? तो 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। उनके बीच का एक बैलेंस भी जरूरी होता है और उनकी अलग अलग इंडिपेंडेंस भी जरूरी होती है। तो ये चेक्स एंड बैलेंसेस कौन देखता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन देखता है। और कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बताया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट को कैसे काम करना चाहिए, किस तरीके से सोचना चाहिए, उसके फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या होने चाहिए, उसके बारे में बताता है। और कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली गई हैं? यूएसएसआर से ली गई हैं। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से। तो देखिए ऐसे अगर आप याद करते चलेंगे तो आपको याद रहेंगी चीजें, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो इतनी ज्यादा टेक्निकलिटीज आपको याद भी नहीं करनी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और क्या करता है? ये प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट डेजिग्नेट करता है। और उसे एडवाइस कौन करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिनका लीडर होता है प्राइम मिनिस्टर। तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर इन सम स्टेट्स है, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है। तो ज्यादातर स्टेट्स में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेकिन कुछ जगह पे ये बाइकैमरल है। एग्जांपल यूपी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और उन सारे स्टेट्स के नाम भी आपको याद होने चाहिए। तो ये जितने स्टेट्स हैं आप एक बार नाम याद रखिएगा, 6-7 स्टेट्स हैं कुल, और उनका आपको नाम याद होना चाहिए जहाँ पे 2 हाउसेज होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है, तो यूपी, महाराष्ट्र, ये 1-2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, बाकी आप अपने तरीके से खुद भी देखिए। और इसके बाद है और क्या क्या इसके बेसिक फीचर्स हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ऐसे प्रोविजन दे रखे हैं जिनके हिसाब से हम नए स्टेट्स बना सकते हैं। क्योंकि आपने अभी अभी देखा होगा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को वो करके कुछ टाइम पहले ही 2 स्टेट्स बने हैं। उससे पहले यूपी से उत्तराखंड निकला, छत्तीसगढ़ से निकला आपका, झारखंड निकला, छत्तीसगढ़ निकला। तो ये अलग अलग स्टेट्स जो अलग अलग स्टेट से निकलते हैं, इनके प्रोविजन कहाँ दे रखे हैं? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सिटीजनशिप की कंडीशन क्या होनी चाहिए, सिटीजनशिप किसी को कैसे मिल सकती है, किसी इंडियन सिटीजन समझा जाएगा, ये सारे कॉन्सेप्ट भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। ये इसके बेसिक फीचर्स हैं, ये सब चीजें यही डिफाइन करता है। और पार्लियामेंट का 2 टायर सिस्टम है, यानी राज्यसभा और लोकसभा, उनकी पावर्स, उनका प्रोसीजर, उनकी कैपेसिटी, उनका इलेक्शन, ये सारी चीजें हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। और क्या कहते हैं, लिमिटेशन क्या है यूनियन की, स्टेट की, स्टेट किन चीजों में इंटरफेयर नहीं कर सकता, यूनियन किन चीजों में स्टेट के राइट्स और ओवरराइड नहीं कर सकती, ये सारी चीजें भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट बनना, जजों का सैलरी अलाउंस, सारी चीजों के बारे में बात करता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज जो कि बाद में एक शेड्यूल में ऐड की गई हैं, आप वो शेड्यूल याद करेंगे अगर आप ढूंढेंगे और देखेंगे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो पंचायती राज और ये है, तो वो कौन से शेड्यूल में और कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। तो ये भी आपको एक चीज देखनी चाहिए, खुद से देखनी चाहिए, वरना हम आगे इस बारे में भी बात करेंगे। तो ये आपके सोचने के लिए क्वेश्चन है, ऐसा आप समझिए। यूनियन टेरिटरीज में कैसे गवर्नमेंट चलेगी, कैसे फंक्शन होगा, किन यूनियन टेरिटरीज में इलेक्शन होगा, कहाँ नहीं होगा, कहाँ कौन वहाँ का हेड होगा, ये सारी चीजें भी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। ट्राइबल्स के जो राइट हैं, उनका जो एरिया है और उनकी जो सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं, उनकी जो अथॉरिटी है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करता है। और यूनियन और स्टेट के बीच, यूनियन यानी कि सेंट्रल और स्टेट आपको पता ही है, अलग अलग जो स्टेट्स हैं हमारे,
तो उनके बीच का जो रिलेशनशिप है ये भी इस्टेब्लिश करने का काम हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही करता है। तो यहाँ पे ये चीज भी हमने देख ली। कुछ आखिरी के इसके बेसिक फीचर्स हैं, ये देखने के बाद अगले लेक्चर में हम फिर आएंगे और मेन इसके टेक्स्ट पे बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो जो चीजें जहाँ हैं और डिटेल में बात करेंगे। तो फ्री ट्रेड, कॉमर्स और एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच कैसे ट्रेड हो सकता है और कौन से टैक्सेस लगा सकते हैं वो एक दूसरे के ऊपर या क्या नहीं लगा सकते, ये सारी चीजें ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड भी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, आईएएस और पीसीएस, ये सब जो कैडर होते हैं जो हमारी कंट्री में एग्जीक्यूटिव हैं, तरह तरह से काम करते हैं, और वो कहाँ से आता है तो वो भी अपने बर्थ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लेते हैं। ये ट्रिब्यूनल्स भी बनाते हैं जो इनको भी हेल्प करने के लिए होती हैं जुडिशरी को। अगर बर्डन होता है जुडिशरी पे तो अलग अलग तरह की ट्रिब्यूनल होती हैं। किस किस तरह की ट्रिब्यूनल होती हैं ये भी आपको देखना चाहिए कि ट्रिब्यूनल का क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अब आप लॉ परस्यू करने जा रहे हैं। रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वीकर सेक्शंस के लिए, वो कॉन्सेप्ट भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही उस चीज को भी वैलिडिटी देता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही वो चीजें पावर लेती हैं। तो हर चीज जो हम अपने डेली डे टू डे रूटीन में बहुत ही कैजुअली देखते हैं, वो सबको, उन वैल्यूज को, उन राइट्स को होल्ड कौन करती है टेक्स्ट, वो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि वही किताब है जहाँ पे आखिरी में देखा जाएगा कि क्या सही है क्या गलत। जनरल कंसेंसस और इन सब चीजों से या कोई मेजोरिटेरियन सोच हमारी कंट्री को नहीं डिसाइड करती। इसके लिए हमारा एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट है जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे राइट्स ड्यूटीज हर चीज को डिफाइन करता है। ऐसे ही रिजर्वेशन को डिफाइन करता है। ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ पे ट्राइब्स की जो लाइफ और उनकी इंडिपेंडेंस है उनको डिफाइन करता है। खुद को बदलने की भी इसके अंदर ताकत है क्योंकि अमेंडमेंट के भी प्रोविजंस हैं। ये अडॉप्ट करता है चीज़ों को, ओवर टाइम अपने आप को मॉडर्नाइज भी करता है और अपनी ट्रेडिशनल और बेसिक वैल्यूज को भी प्रिजर्व करता है। तो ये सिटीजन्स के राइट और हमारे जितने इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो हमारे कोर्ट्स हो, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट्स हो, उन सब की राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप समझ लीजिए एक ऐसा ग्लेशियर है जहाँ से बाकी सारी नदियां निकलती हैं जिन्हें हम देखते हैं और जो हमारी डे टू डे जरूरतों को पूरा करती हैं। तो ये हमारा पहला लेक्चर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे था और ये पूरा हुआ। अब अगले लेक्चर से हम कॉन्स्टिट्यूशन के सब्जेक्ट मैटर पे बात करना शुरू करेंगे। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।